गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। जब कभी कोई ऑफेंस होता है तो एटलीस्ट दो लोगों को मेनली ये मालूम रहता है कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो फर्स्ट होता है एक्यूज्ड एंड सेकंड होता है विक्टिम, यानी जिसने क्राइम किया है फर्स्ट, एंड सेकंड वो होता है जिसके साथ कोई भी क्राइम हुआ है। अपने पोजीशन को सही बताने के लिए, सही प्रूव करने के लिए दोनों पार्टीज एक स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट को एज इट इज़ ट्रू नहीं माना जाता इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो ऐसे सिचुएशन में विटनेस का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब कभी कोई स्टेटमेंट दे तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, आपको प्रूव करने के लिए विटनेसेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि किसी भी क्रिमिनल प्रोसीजर में एक इंग्रेडिएंट, मेन पार्ट होता है। बट एक कंडीशन होता है, जब कोई स्टेटमेंट देता है और वो स्टेटमेंट एज इट इज़ वैलिड होता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, उसके लिए कोई दूसरे की ज़रूरत नहीं होती उसको सही बताने के लिए, सही प्रूफ कराने के लिए। तो आइए उसे समझते हैं कि क्या है और उससे रिलेटेड लॉज क्या हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। यानी कोई अगर पर्सन मर रहा है तो मरते टाइम जो उसने स्टेटमेंट दिया है, उसने जो बात कही है, वो एज इट इज़ कोर्ट ऑफ लॉ में एज इट इज़ लिया जाता है और उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई दूसरे प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे स्टेटमेंट डिसीज जब देता है, जो मरने वाला व्यक्ति ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है, तो उसे एज इट इज़ क्यों माना जाता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे का लॉजिक और रीजनिंग ये है कि कोई मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन मान्य है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एक महत्वपूर्ण वेपन है अक्यूज्ड को, यानी जिसने क्राइम किया है उसे पनिश करने के लिए डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये तो बात रही डाइंग डिक्लेरेशन की। अब जानते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन होता कितने टाइप का है। तो डाइंग डिक्लेरेशन ब्रॉडली 3 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है जेस्चर एंड साइंस। अगर सपोज कोई मर रहा है और ऐसी सिचुएशन में वो बोलने की कंडीशन में नहीं है, तो वो साइन से, यानी जेस्चर से, अपने कोई साइन से, जेस्चर से, हाथ हिला के या सर हिला के वो अपने डाइंग डिक्लेरेशन को रजिस्टर कराने की कोशिश करता है, रजिस्टर कराता है। सपोज अगर किसी ने आपका नाम लिया पर्टिकुलर व्यक्ति का, जैसे ए का नाम लिया, तो ए को अगर वो मुंडी हिला के बोल रहा है नहीं, बी को वो हाँ में बोल रहा है मुंडी हिला के, सर हिला के, या फिर और कोई साइन से, तो इसे जेस्चर एंड साइंस बोलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये डाइंग डिक्लेरेशन में अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कंसीडर होता है। दूसरा होता है ओरल एंड रिटन। जैसे उसने बोला और वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया गया, तो ये ओरल में कंसीडर होता है। और उसके साथ रिटन में, या तो उसको पेन और पेपर दे दिया जाए, जो मरने वाला व्यक्ति है उसको पेन एंड पेपर दे दिया जाए और वो लिख लिख के दे दे। थर्ड होता है, थर्ड एंड लास्ट, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में। जैसे कि एक कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन बनाए होते हैं, उसमें उससे पूछा जाता है कि ये पर्सन ने आपके साथ कुछ किया, तो हाँ या ना में उसमें कॉलम होता है, तो उसमें हाँ या ना में फिलअप कर दिया जाता है। दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म। चलिए इसको मैं एक एग्जांपल की सहायता से समझाता हूँ। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि किसी ने किसी को गोली मार दिया और वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, और उससे पुलिस आके पूछती है कि बहुत सारी मूवीज़ में, आप स्पेशली ओल्ड मूवीज़ में आपने देखा होगा, पुराने मूवीज़ में, कि पुलिस आके उससे पूछती है कि आपको किसने मारा, कितने बजे मारा, कितने लोग थे। तो दैट इज़ कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन, और उसके बेसिस पे पुलिस जाके कोर्ट में प्रोड्यूस करती थी जो भी एक्यूज होते थे। या फिर जैसे कि पुराने मूवीज़ का फिर एक एग्जांपल लूँगा, जैसे कि किसी बहू को जला दिया जाता था और उसे, जब वो हॉस्पिटल में होती थी, तो उससे पूछा जाता था कि किसने मारा आपको, क्या टाइमिंग था, क्या रीज़न था मारने का, और कैसे मारा गया। तो ये सारी चीज़ें पूछ के पुलिस वाला उसे नोट डाउन करता था और उसके बेसिस पे कोर्ट में प्रोड्यूस करता था अपना चार्जशीट। तो ये तो रहा एग्जाम्पल्स डाइंग डिक्लेरेशन का। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस में डाइंग डिक्लेरेशन को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। तो वो क्या सिचुएशन होता है, तो वो सिचुएशन ये होता है कि जब एक्यूज जो होता है कोर्ट में प्रूव कर दे कि मरने वाली व्यक्ति का मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था, वो ऐसे कंडीशन में नहीं था कि वो सही सही कुछ बता सके, जवाब दे सके, उसका मेंटल कंडीशन बिल्कुल स्टेबल नहीं था। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो वैलिड नहीं माना जाता। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट रिजेक्ट कर देती है डाइंग डिक्लेरेशन को। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन को रजिस्टर कौन कर सकता है, डाइंग डिक्लेरेशन को नोट डाउन कौन कर सकता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन को आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, मैं भी नोट डाउन कर सकता हूँ। कभी कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पुलिस वाला ही करे, लेकिन डॉक्टर और पुलिस वाले भी कर सकते हैं।
और जो आपने या मैंने डाइंग डिक्लेरेशन को नोट डाउन किया है, उसका उसका एक पेपर फॉर्म में कुछ नोट डाउन किया है, तो उसका वैलिडिटी पुलिस वाला या फिर जो डॉक्टर करता है उससे उसका वैल्यू कम हो जाता है। पुलिस वाला और डॉक्टर की जो डाइंग डिक्लेरेशन नोट डाउन करते हैं उसका वैल्यू कोर्ट ऑफ लॉ में ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट आता है मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट भी डाइंग डिक्लेरेशन को लिख सकता है, मैजिस्ट्रेट भी डाइंग डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट नोट डाउन कर सकता है। और जो मैजिस्ट्रेट का डाइंग डिक्लेरेशन का वैल्यू है, मैजिस्ट्रेट जो डाइंग डिक्लेरेशन को नोट डाउन करता है, रजिस्टर करता है, उसका वैल्यू पुलिस वाले या फिर डॉक्टर या फिर आपके और मेरे जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है उससे वैल्यू कहीं ज़्यादा होता है, कोर्ट ऑफ लॉ में ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंस होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है और कौन सा लॉ इससे डील करता है और कितने टाइप्स के डाइंग डिक्लेरेशन होते हैं। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।